मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको हम सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। और इस थ्योरी को कुछ वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, जिसमें खास तौर से जूलियस हक्सले, स्टबिन्स, स्वेल राइट, डावेजनस्की, हेल्डन, इन साइंटिस्टों ने डार्विन थ्योरी की जो डिसएडवांटेज थी, उस डिसएडवांटेज को दूर करके उस थ्योरी को और रिच किया मॉडर्न वे में, और इसको जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और सिंथेटिक थ्योरी नाम दिया। डावेजनस्की ने अपनी जो बुक लिखी थी जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें जो है इवोल्यूशन के लिए जो थ्योरी दिया गया मॉडर्न थ्योरी, उसमें जो है 5 पॉइंट पर जो है फोकस किया गया। पहला है जीन म्यूटेशन, दूसरा है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर, थर्ड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फोर्थ है नेचुरल सिलेक्शन, और फिफ्थ है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो जो ऊपर वाला 3 है, जेनेटिक म्यूटेशन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ऑब्लिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये जो है वेरिएशन, पॉपुलेशन में वेरिएशन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि इससे वेरिएशन जनरेट होता है। और जो नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, इसके द्वारा जो है डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन निर्धारित होता है। अब जीन म्यूटेशन, इसका जो पॉइंट म्यूटेशन सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो सिकल सेल एनीमिया, इसको हम पिछले वीडियो में जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर ऑब्लिक स्ट्रक्चर, ये भी वहाँ डिस्कस किया जा चुका है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म में जो गैमिट बनते हैं, यानी कि ओवम और स्पर्म, उस गैमिटोजेनेसिस के दौरान जो है वो मियाटिक डिवीजन के फलस्वरूप बनते हैं। और मियाटिक डिवीजन की प्रोसेस फर्स्ट की जो पैचिटिन स्टेज होता है, उस पैचिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप जीन जो है एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जो है एक्सचेंज होते हैं, उनके सेगमेंट एक दूसरे के साथ जो है बदल जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे जो है न्यू कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं, और वह न्यू कॉम्बिनेशन न्यू कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। और दूसरा जो है जो रिकॉम्बिनेशन है कि उसमें जो है पेरेंटल जीन और मैटरनल जीन, यानी फादर और मदर दोनों के जीन जो है मिक्सिंग करते हैं, और इस प्रकार से न्यू कॉम्बिनेशन एराइज होता है। तो ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाते जो है वो वेरिएशन उत्पन्न होता है। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने बताया था कि उनकी थ्योरी भी नेचुरल सिलेक्शन का, इसको हम डार्विन थ्योरी में डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार वेल एडॉप्टेड हो जाता है, वेल फिटेड हो जाता है, तो उसकी ऑफ स्प्रिंग जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती चली जाती है। और उसी को हम हार्वर्ड स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा, और डार्विन ने उसे नेचुरल सिलेक्शन नाम दिया था। और उसी को नेचर जो सेलेक्ट करता है, और जो ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल अपने को चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडाप्ट नहीं कर पाता है, तो वो जो है चल करके जो है डाई कर जाता है, मर जाता है, फिर उसका जो है ऑफ स्प्रिंग जो है वहीं समाप्त हो जाती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, आगे हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस होगा। यहाँ हम थोड़ा सा बता दें कि अगर इन किसी पॉपुलेशन में, रेसेस में इंडिविजुअल पास हैं, तो वो एक दूसरे से अपने जीन फ्रीक्वेंसी को, एलिल्स को ब्रीडिंग के दौरान शेयर कर लेते हैं,
और इस प्रकार जो है उन पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, उनके फ्रीक्वेंसी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन जब एक ही रेसेस के डिफरेंट इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन में अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन, पैसिफिक, एशियन, तो ये वेरिकेटिंग जो है, जो वैरियर हो जाता है ओशन का, तो वो जो है अब दूसरे तरफ जो है आसानी से ब्रीडिंग नहीं हो पाती है, जिससे जो है जीन फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाता है, तो उनमें बैलेंस नहीं बना रहता है। इस प्रकार ये एक दूसरे से इतने भिन्न हो जाते हैं कि वो जो है नई स्पीसीज के रूप में जो है इनकी जो है ओरिजिन होती है, नए रेसेस के रूप में। इसी को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं, यानी कि वो अपने जीन फ्रीक्वेंसी को ब्रीडिंग के दौरान एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब बातों के आधार पर जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था, सिंथेटिक थ्योरी, तो उसमें जो है डार्विन थ्योरी को इनरिच करके उसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पैलियोंटोलॉजी और बायोजियोग्राफिक, इन 3 पॉइंट पर जो है इसको और थोड़ा सा व्यापक बना करके जो है वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और सिंथेटिक थ्योरी को दिया गया। हार्डी वैन प्रिंसिपल जो है इसके अनुसार पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी तभी रह सकती है जब एलिल फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन मस्ट बी कांस्टेंट, यानी पॉपुलेशन की जो एलिल फ्रीक्वेंसी है, जीन और उसके एलिल की जो फ्रीक्वेंसी है, मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा। और इसके लिए उन्होंने बताया कि जीन पूल का अर्थ होता है टोटल नंबर ऑफ जीन एंड देयर एलिल, टोटल नंबर ऑफ जीन एंड देयर एलिल्स इज नोन एज जीन पूल। तो ये जीन पूल भी कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तभी जो है पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी रहेगी। और एक पॉपुलेशन जो है स्टेबल तभी रह सकता है कि जब उसमें माइग्रेशन न हो और उसके जो है जो इंडिविजुअल हों उनमें जो है जो मैचिंग हो वो अट्रेंडम हो। तीसरी चीज़ है कि म्यूटेशन मस्ट नॉट बी आकर, उसमें म्यूटेशन न हो और माइग्रेशन न हो, अर्थात जो है पॉपुलेशन से कोई बाहर इंडिविजुअल ना जाए और बाहर से कोई इंडिविजुअल पॉपुलेशन में ना आवे। और पॉपुलेशन जो है वो बड़े साइज का होना चाहिए, बड़ा पॉपुलेशन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि पॉपुलेशन में जितने भी जीन हैं, ऑल द जीन फाउंड इक्वल चांस टू इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन, माने अगले जनरेशन में जाने के लिए जो है सभी जीन्स को, ऑल द जीन्स को इक्वल चांस मिलना चाहिए, तब जो है वो हार्डी वैन वेयर प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करता है। और ये जो हार्डी वैन वेयर जो इक्विलिब्रियम है, ये एक फार्मूला से हम दिखा दें, ए स्क्वायर प्लस A2AA प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तभी जो है पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये उसका जो है फार्मूला है, जहाँ A स्क्वायर जो है माने ये और स्मॉल a, ये दोनों जो है एलिल्स की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। तो A जो है डोमिनेंट एलिल है और यह स्मॉल a रिसेसिव एलिल है। एक ही जीन के म्यूटेशन के द्वारा ये दो एलिल्स बनते हैं। तो A जो है दिखा रहा है होमोजाइगस जीनोटाइप को, A स्क्वायर जो है होमोजाइगस जीनोटाइप को दिखा रहा है, 2AA ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप को दिखा रहा है, और A स्क्वायर ये होमोजाइगस
रिसेसिव जीनोटाइप को दिखा रहा है। तो ये अगर जो इन सबका जो है वैल्यू 1 आता है तो यानी कि वो इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन है। अब ये जो है पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में यानी कि फैक्टर जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा वो फैक्टर ये है, पहला है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। अब जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो क्या है? जब किसी पॉपुलेशन से एनी पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल दूसरे पॉपुलेशन में चला जाए या दूसरे पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल पहले पॉपुलेशन में चला आए, तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जाता है तो पहले पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी, जीन पूल में कमी आएगी, और दूसरे पॉपुलेशन में जाता है तो वहाँ जीन पूल में जो है चेंजिंग आ जाएगी, अधिकता आ जाएगी। जीन फ्लो क्या है कि अगर यही जो है कई बार होता है, कई बार इंडिविजुअल जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं, अगर जो ये कई बार घटना जीन माइग्रेशन की होती है तो इसको हम जीन फ्लो कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आप लोगों को कंसेप्शन क्लियर हो गया कि जीन माइग्रेशन क्या है और जीन फ्लो क्या है। जीन माइग्रेशन जब कोई एक इंडिविजुअल किसी दूसरे पॉपुलेशन में जाता है या दूसरे पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल पहले पॉपुलेशन में आता है, और जीन फ्लो क्या है कि जब ये जीन माइग्रेशन की प्रक्रिया कई बार हो तो इसको जो है हम जीन फ्लो कहते हैं। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या चीज़ है? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है अचानक होता है, एट वंस सडन होता है, और इसमें क्या होता है कि ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, माने उस पूरे पॉपुलेशन का एक दो इंडिविजुअल नहीं, एक पूरा भाग, उस पॉपुलेशन का कोई एक सेक्शन जो है वो दूसरे न्यू प्लेसेस पर चला जाता है। तो जब न्यू प्लेसेस पर चला जाएगा तो वहां के पॉपुलेशन में चेंजिंग आ जाएगी और यहाँ के भी पॉपुलेशन में चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आ जाएगी। अब जहां से न्यू पॉपुलेशन जो है, जो एक सेक्शन जो है पॉपुलेशन का दूसरे न्यू प्लेसेस पर गया है, तो जिस पॉपुलेशन से गया है उसको कहेंगे फाउंडर, और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। म्यूटेशन के बारे में हम समझा ही चुके हैं पिछले वीडियो में, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बता चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन पर थोड़ा सा हम जो है फोकस कर दें कि ये नेचुरल सिलेक्शन यानी कि जो जिनके इन्वायरमेंट के प्रति जो एडाप्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी उनके अंदर ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि जो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के फेवर में होते हैं, तो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ऑफस्प्रिंग भी बढ़ जाते हैं। अब इसको हम 3 हेडिंग में बांटते हैं: स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज और डिसरप्शन। ये हमने दिखाया है एक ग्राफ जो है, तो ये नीचे जो है ट्रेट्स को हमने दिखाया, कैरेक्टर को दिखाया है, और इस पर जो है हमने जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप को दिखाया है। अब ये एक स्टैंडर्ड दिखाया गया है, और अगर मीडियम साइज के इंडिविजुअल यानी कि मीन वैल्यू को जो है ज़्यादा इंडिविजुअल जो है ऑब्टेन करते हैं तो उस कंडीशन में स्टेबलाइजेशन होगा। यहाँ पर पिक जो है हायर होगा और नैरो होगा, यहाँ जो है स्टेबलाइजेशन होगा। डायरेक्शनल चेंज क्या है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल हैं वो मीन कैरेक्टर से, मीन वैल्यू से हट करके थोड़ा एक तरफ शिफ्ट होते हैं, तो पिक जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्शनल चेंज कहते हैं। और डिसरप्शन क्या है कि जब इंडिविजुअल जो है वो उनमें पेरिफेरल चेंज होता है, तो यहाँ 2 पिक्स, 2 पिक बन जाते हैं, तो इसको हम डिसरप्शन कहते हैं। तो ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, ये जो फैक्टर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं, तो उनको हम जीन माइग्रेशन, जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन और स्टेबलाइजेशन
वो नेचुरल सिलेक्शन, ये इफेक्ट प्रभावित करते हैं। और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए, इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए एट रैंडम मैचिंग होना चाहिए पॉपुलेशन में, उसमें जो है किसी प्रकार का माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई बाहर ना जाए, कोई अंदर ना आवे। दूसरी चीज़ है कि पॉपुलेशन लार्ज साइज का होना चाहिए, तो ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। तो अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं हो रही है तब वहाँ इवोल्यूशन नहीं होगा, और अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होगी तब वहाँ नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन होगा। फिर से सुन लो कि अगर जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, स्टेबल है, पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, वहाँ ना नेचुरल सिलेक्शन होगा और ना इवोल्यूशन होगा। लेकिन अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होगी तो वहाँ इवोल्यूशन भी होगा और नेचुरल सिलेक्शन भी होगा। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट इवोल्यूशन का बता दें, क्योंकि मैं मानो इवोल्यूशन को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूंगा। तो जो ब्रीफ अकाउंट है मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि 2000 मिलियंस ईयर जो है सेलुलर, फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था, और उसमें जो है म्यूटेशनल चेंजिंग हुई। चेंजिंग होने के बाद से उनमें ये कैपेबिलिटी हुआ कि वो पिगमेंट क्लोरोफिल जो है डेवलप हुए और वो फोटोसिंथेटिक करने लगे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहुंचता गया, तो ऑक्सीडेटिव जो एटमॉस्फेयर बनता गया। इस प्रकार से जो है एटमॉस्फेयर में चेंजिंग हुई, जिससे जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। अब प्लांट का जो डेवलपमेंट हुआ, मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दूं कि पहला जो वास्कुलर प्लांट है वो सिल्यूरियन पीरियड में जो है डेवलप हुआ था। जो ब्रायोफाइट्स हैं, जिन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, उनका डेवलपमेंट कार्बोनिफेरस पीरियड्स में हुआ था। जुरेसिक पीरियड में वेल स्टेब्लिश्ड जो है जिम्नोस्पर्म के प्लांट थे। और एनिमल के दृष्टिकोण को ले लें तो सिल्यूरियन पीरियड में पहला मैमल्स, जिसे हम स्तनधारी करते हैं, मैमल्स श्रीव्स जो है डेवलप हुए थे। और जुरेसिक कल्प में सबसे ज़्यादा जो है रेप्टाइल्स डेवलप हुए थे, और इसी में जो है वो डायनासोर ये वेल फ्लोरिश्ड थे। बाद में इनका जो है एक्सटिंक्शन हो गया। डिबोनियन पीरियड में सबसे वो डिबोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेज कहते हैं। फिर से सुन लो, डिबोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेज कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमने जो है इवोल्यूशन के बारे में बताया, और मानो इवोल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।